हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और मेरे साथ है मिन्नत गोरखपुर। सर एकदम मल्टी टैलेंटेड है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक किया, एमटेक किया और अभी में 500 से ज़्यादा ना सर 500 से ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुके हैं, वो भी साहित्य में। सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर 90.FM का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पे जो लोग आपके ज़रिए हमें सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, क्योंकि अवतरित भी होना पड़ता है आज के समय में, तो जो लोग देख पा रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा कि देखिए साहित्य तो एक माध्यम था, समाज सेवा और तमाम अलग अलग फील्ड से जा करके इतना कुछ मिलना, ये सब ऊपर वाले की मेहर है और कुछ नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि घर में अब रखने के लिए जगह नहीं है अवार्ड्स को। असल में उसका मसला ये था मैम कि देखिए जब आप कभी कलम उठा लेते हैं तो कलम उठाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जैसे देखिए कविता और शायरी सिर्फ करते रहिए तो उसके लिए आपको समाज में निकलना पड़ेगा। तो हम लोग जब, मुझे याद है कि मैं पढ़ने जाता था और इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के ज़माने में मैं एनएसएस का वॉलंटियर हुआ करता था, एनएसएस हेड हुआ करता था। तो उस वक्त क्या क्या सोशल वर्क हम लोगों को सिखाए जाते थे और जा कर के पब्लिक प्लेस पे करना पड़ता था। तो शायद आज सभी को मिला लिया जाए तो 500 नहीं और ज़्यादा ही होंगे। और यकीनन अब जगह तो नहीं है, वो कोई भी चाहे वो आकर के देख सकता है। अब बस घर वाले ही कहते हैं यार अब पैसा कमाओ, बहुत कर लिए, समाज सेवा तुम करते हो, बहुत हो गया। और आप यकीन मानिए कि मुझे याद है कि हम लोग जाड़े में कभी जैसे साल उल रखी रहती थी तो इकट्ठा करते थे, ऐसे कहीं आए मिली रख दिया। तो जब कभी हम लोग साल में एक आध बार निकालते हैं या तो इतनी ज़्यादा होती कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांट दें, क्योंकि वो सम्मान वाली शाल खुद इस्तेमाल तो एक ही करेंगे, क्या करेंगे। तो जितने रिश्तेदार आते थे या जो जानने वाले होते थे तो बहुत सारी चीज़ें थीं और यकीनन बहुत सारे अवार्ड हैं। और तो वो सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि सोशल वर्क और तमाम और सब जगह से अलग अलग फील्ड से मिले। लेकिन आज आपकी दुआ से यकीनन 500-600 से ज़्यादा अवार्ड हैं और वाकई रखने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, बीटेक किया आपने, एमटेक किया है, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो अचानक से साहित्य की तरफ कैसे? लेकिन हम होता क्या है ना कि कविता और शायरी, जो शायर होता है वो नेचुरल से पैदा होता है। कविता और शायरी आप ऐसे ही नहीं सीख, वो देखिए वो प्रकृति की तरफ से होती है। और जो भी आदमी आसपास अपने जो पाता है कविता और शायरी वहीं से कह देता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे लोग कहते थे जब मैं लिखता था तो उस वक्त पता नहीं अच्छा लिख पाता था या नहीं, हालांकि आप कोई माने या ना माने लेकिन पेमेंट अच्छा मिलता है, तो ये रहता है। तो वजह ये रही कि भाई हमको अपनी समाज में एक पहचान भी बनानी है। और उस वक्त जब उठाते थे या इंजीनियरिंग करते थे तो समझिए एक तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है कि सुबह जाना है यार, बंक भी नहीं मार सकते, 5 बजे तक कॉलेज है, फिर आया, फिर वही हॉस्टल, वही लाइफ थी। तो कलम उठाया, कुछ लिखना शुरू किया, कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला। आज ऊपर वाले की एक वो है कि उसका एक करम हुआ कि आज आपकी दुआ से शायद ही कोई ऐसा मंच होता है जहाँ पर अपने आसपास मौका ना मिलता हो या जाने का मौका नहीं मिलता हो। लेकिन बस यही था कि कविता और शायरी, मैं यही कहूँगा कि कोई भी कवि या शायर जो है वो रेंडमली नहीं पैदा होता है, वो यकीनन प्रकृति की तरफ से उसके दिल में कुछ डाल दिया जाता है कि भैया कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। या कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं वो मोहब्बत में बहुत से ठोकर खाए होंगे तब भी लिखा है। हालांकि हम लोग इंजीनियरिंग के ठोकर खाए हुए थे। आप यकीन मानिए मैंने अपनी पूरी लाइफ उतनी मूवी नहीं देखी जितनी इंजीनियरिंग के ज़माने में देखी। क्या करते थे, सीनियर्स के पास जाते थे, पीडी लेकर के सर एक मूवी दे दो, वो एक के बदले 4 दे देते थे और लाते थे, रात भर देखते थे, सुबह उठ के फिर कॉलेज जाना है। दूसरा कोई काम ही नहीं रहता था, खासतौर से वीकेंड पे जो सैटरडे और संडे होता था वो इसी तरीके से गुजरता था। फिर ये हुआ कि कॉलेज में अलग अलग इवेंट होते थे तो दूसरी जगह जाना, वहाँ पता चला कि पोइट्री होती थी। तो पोइट्री भी अलग अलग तरह की होती थी। पहले हम लोग सोचते थे अरे पोइट्री किसी की लाओ पढ़ दो, ये तो पता चला नहीं भाई, सेल्फ कंपोज पोइट्री होनी चाहिए, खुद की लिखी हुई होनी चाहिए। फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज आपकी दुआओं से 6-7 साल हो गए, काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, कहते हैं अभी आपने बताया कि दिल का बड़ा महत्व होता है इसमें, तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भी शायर होता है वो तभी एक बहुत उम्दा शायर होता है जब दिल टूटता है। तो गोरखपुरी जी का दिल कभी टूटा है? देखिए ये यकीनन हर आदमी की अपनी थॉट होती है और कहा यह जाता है कि आदमी जैसा देखता है वैसा पाता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हुई। बाज़ इंजीनियरिंग के ज़माने में या बाद में यकीनन दिल टूटा या नहीं टूटा ये तो भाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि यादें बहुत आती थी। जब कभी हम लोग, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की लाइफ में मैं अपनी माँ को फ़ोन नहीं करता था।
पता नहीं क्या वजह थी कि मैं उनको फ़ोन करूँ, पिताजी का फ़ोन आता था तो 2 मिनट बात करता था, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, सब ठीक है, ये ज़रूरत है, पैसे भेज दीजिएगा। इससे ज़्यादा कभी बात नहीं की। हालांकि वो कोशिश करते थे, लेकिन अपनी मदर से कभी नहीं बात करता था। वो इमोशनल एक अटैचमेंट था। और तब ये एहसास हुआ जब घर छोड़ करके गए, 300-400 किलोमीटर दूर रहते थे, तब यह एहसास होता था कि यार खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है जिसकी कदर हम नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने वहाँ से कई शेर कहे और अभी एक शेर यूँ हुआ है कि हमारे ज़माने में सर पर दुपट्टा कौन रखता है, हमारे ज़माने में सर पर रहमत का साया कौन रखता है, माँ की दुआ अनमोल होती है मगर हमारे ज़माने में उन पर भरोसा कौन रखता है। तो वही चीज़ थी। अब फिर यूँ ही एक शेर हो गया था कि जिस शख्सियत की आदत औरों से जुदा होती है। देखिए, शख्स एक आदमी होता है, शख्सियत जिसमें बहुत सारे लोग हों। तो मैंने एक शेर कहा कि जिस शख्सियत की आदत औरों से जुदा होती है वही शख्सियत माँ होती है। बहुत बहुत शानदार कहा आपने। और सच में माँ एक ऐसा पहलू है कि ऐसी जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है कि उसके बगैर तो हमारा अस्तित्व तो शायद कुछ भी नहीं है। उसके बगैर धरती पे आना मुश्किल है, आना ही नहीं है उसके बगैर, लेकिन जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। का जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे तो मुझे बहुत सारे शेर याद हैं। 2-3 शेर आपको सुना भी देता हूँ और संचालन करता हूँ तो अक्सर अब मेरे साथ एक समझिए कि मेरे साथ खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, मैं तो इसका आज तक फैसला नहीं कर पाया कि संचालन करने की वजह से मुझे दूसरों के शेर बहुत ज़्यादा याद है, अपने शेर मैं भूल जाता हूँ। भैया मैंने भी कोई शेर कहा, माँ की बात आपने की तो देखिए मुकेश दर्पण का एक शेर है कि तलाक देना उसे इसलिए ज़रूरी था, तलाक देना उसे इसलिए ज़रूरी था, मैं बूढ़े माँ बाप को घर से निकालता कैसे, और मैंने अपने हिस्से का भी हक भाई को छोड़ दिया, ये हुक्म माँ का था उसे मैं टालता कैसे। वहीं नवाज़ देवबंदी कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और ख़ुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और ख़ुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ। और अपने ही शहर के एक बड़े शायर हैं डॉक्टर कलीम कैसर, वो कहते हैं कि टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता, टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त मैं देख सकती थी। ऐ मेरे बेटे कब मुझे शौक़ दुनिया देखने का था, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, तेरी सूरत देख सकती थी। वहीं मनव्वराना कहते हैं कि ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये तो है, माँ के बगैर घर में क्या जीवन में भी उजाला नहीं हो सकता। आपने माँ की बात कही है तो कोई एक कविता जो कि माँ पे आपकी बहुत आपके दिल के बिल्कुल करीब हो। देखिए माँ की, मैंने आपसे कहा था 2-3 शेर मैंने कहे और यकीनन माँ एक ऐसा शब्द है ना जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दुनिया और सृजन की उत्पत्ति है माँ, हम में और तुम में है माँ, अपने आसपास देखो तो हर जगह मौजूद है माँ। कभी वो माँ की ममता की छाँव तो देखो, कभी वो आंगन में रहती है दरख्तों की तरह, कभी वो गिलास में आ जाती है पानी की तरह। महसूस तो करो ज़िंदगी यूं ही नहीं कटा करती, किसी न किसी का आंचल होता है तुम्हारे सर पे, और तब जाकर कहते हैं माँ जैसा कोई नहीं होता। तो यकीनन वही माँ है और उसकी व्याख्या करना हम लोगों के लिए बड़ा ही, और मैं क्या हर जगह कहा जाता है, और शायद मैं जिस धर्म का अनुयायी हूँ वहाँ कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कहते ये भी हैं कि अगर आपने अपनी माता जी की सेवा कर ली तो आप चारों धाम हो आए। तो यकीनन माँ की तो, और आप खुद सोचिए, मैं तो एक बार इसको पढ़ रहा था और मैं कुरान मजीद को पढ़ रहा था जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो मैंने उसमें पाया कि कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी कि उफ़्फ़ुन वला तकुल्लहुमा कौलन करीमा, तुम अपने माँ और बाप या दोनों में कोई एक जो ज़िंदा हो उनको उफ़ तक मत कहो। जब मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मैं दंग रह गया। डिस्क्रिप्शन में कहा यह जा रहा है कि जब तुम पैदा हुए तुमको ये मालूम नहीं कि तुम्हारी माँ ने 9 महीना कोख में रखा, और वो 9 महीने वो किस तरह से रही तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जब तुम पैदा हो गए तो 1-1.5 साल तक जब तुम पेशाब और पखाना बात तो उस पर करते थे बिस्तर पे, तो वो माँ रुई से तुम्हारे पखाने को साफ़ करती थी कि मेरे बेटे को कहीं ठंडक ना लग जाए। तो वो माँ जो बचपन में मुझे इतना कुछ कर गई और मुझे इस लायक उसने बनाया कि आज मैं समाज में खड़ा हो सकूं, आज जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो हम उसको ओल्ड हाउसेज़ में ले आके छोड़ दे रहे हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो आए दिनों इतने ज़्यादा ओल्ड आश्रम बन रहे हैं या वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और नई नस्लों को खास तौर पे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। वृद्धाश्रम तो खैर अभी भरे पड़े हैं कई माओं से, लेकिन ये लोगों से गुजारिश है कि अगर आप छोटे थे
जैसा कि सर ने बताया कि आपका रुई से साफ़ करती थी जो आपका पखाना है, आप उनकी एक देख रेख नहीं कर सकते। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बुज़ुर्गों की, अगर पहले होता था कि बुज़ुर्ग जिस घर में हैं वो घर बहुत समृद्ध होता था, लेकिन अब के घर न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बच्चे जो हैं, बच्चों पे बड़ा असर पड़ रहा है इसका। बच्चे कि बच्चों पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आप देखिए कभी कि अभी महिला आयोग की रिपोर्ट आई कि आज माँओं की स्थिति ये हो गई है कि हम घर में झाड़ू और पोछा लगाने वाले उनकी अहमियत नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप देखिए कि आज माँ बाप ने पढ़ा दिया, लड़का इंग्लैंड अब्रॉड जाके शिफ्ट हो गया, अब उसको ये पता ही नहीं। अभी मैं कोविड में आपको बताऊँ कि मैं तो सोशल वर्क कर रहा था, तो कई जगह मुझे फ़ोन आया अपने ही शहर में कि अरे मेरे माता जी फ़ोन नहीं उठा रही है, 4 दिन हो गया, जरा आप लोग चेक करो। हम लोग कभी जाते थे तो आप यकीन मानिए इसी शहर में 2-3 अपार्टमेंट में आलम ये था कि वो लेडीज़ अपने कमरे में मरी पड़ी हुई हैं और चूहे उनकी हड्डियों को कुरेद के खा रहे हैं। हम लोग गए, आवाज़ दिया, नहीं लगा। ये गोरखपुर की? जी हाँ, गोरखपुर की घटना है, लाइव घटना है। फिर हमने थाने को रिपोर्ट किया, थाने से एक पुलिस वाला आया, उसने दरवाज़ा खोला। आलम ये था कि देखते थे कि वो औरत पड़ी हुई हैं, कोई वॉशरूम में गिरा है, कोई कमरे में, और चूहे आकर के उनकी हड्डियों को खा रहे हैं। अब आप सोचिए कि मेरे पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति हो जाए, वो किस काम की कि हम अपने पेरेंट्स की इतनी भी सेवा नहीं कर सकते, इतनी भी। आप इस छोटी, आप कभी अंदाज़ा लगाइए कि आप जब कभी बचपन में छोटी थी या मैं छोटा था, तो अगर आपके सामने चॉकलेट और आग का अंगारा रखा जाए तो आप बार बार हाथ बढ़ाती थी कि आग का अंगारा पकड़ लें, क्योंकि वो चमकता था। वो रेड लाइट हर तरफ आती थी, आदमी को लगता था इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जल्दी से इसी को पकड़ो, लेकिन माँ आपके हाथ को रोक देती थी, बेटा नहीं, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह। तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। और आज जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको समृद्ध बना दिया, तो आज आप उसको उसकी अहमियत ही नहीं दे रहे हो। ये किस तरह का समाज है और इस पर कब हम सोचेंगे? क्या हम 21वीं सदी में सिर्फ ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में पैदा हो गए, 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पर हम जो चाहें वो कर लें? आप खुद सोचिए कि आज, अभी आपने बात कही, मुझे याद आता है कि मैं प्रेमचंद की एक किताब पढ़ रहा था कि पुराने ज़माने में जब फैमिली होती थी तो अक्सर बुजुर्ग घर के बाहर बैठा करते थे और सोते थे, लेटते थे, रहते थे, वो डंडा लिए रहते थे, वो सारे में। हाँ, वो निगरानी करते थे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और बाकायदा वो उनको लगता था तो वो चेहरे की रंगत से पहचान लेते थे कि कौन मेरा अपना है, कौन दूसरा है। और देखिए वो हिफाजत भी होती थी। आज आप शहरों में, हम शहरों में रहते हैं, हम अपने घरों में ताले लगा करके जाते हैं, लेकिन हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा दिल धड़कता है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में चोरी हो गई हो। तो ये समाज की वास्तविकता है। पहले ताले बहुत कम ही लगते थे। नहीं, देखिए ताले क्यों नहीं लगते थे वो वजह हम लोगों को जाननी थी। देखिए पहले स्नेह और प्यार था। पहले अगर आप कभी देर में आते थे तो घर के लोग, खासतौर पे घर में आप घुसते ही पहले वो बुजुर्ग सवाल कर लेते थे, इतने देर से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। आज के बच्चों से आप ये पूछिए तो कहते हैं अरे ये हमारी स्वतंत्रता ही छीन ली है, हम जो चाहें वो करें। अरे कैसे जो चाहें वो करें भाई? क्योंकि देखिए जो भी पेड़, जो भी दरख्त जो है वो फल देता है, आप वो देखिए हमेशा झुका हुआ होता है। तो अपने स्वभाव को हमको झुकाना होगा। और यकीनन अगर हम अपने पेरेंट्स की जो है वो देखभाल नहीं कर सकते और हम उनको ले जा करके वृद्धाश्रम और फला जगह छोड़ते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हम नौजवानों को सोचना चाहिए। और ऐसे ही माता तो ज़रूरी है ही, हमारी भारत माता भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत माता पे कुछ आपकी तरफ से शायरी? जी, कहा यह जाता है कि, शेर अपना सुनाता हूँ कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं। सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत, बहुत ही फ़ख्र होता है कि हम अपने दिल में एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं, एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। और आपने कहा तो एक शेर और सुनिए कि कुर्बानियों के दम पे ज़िंदा वतन हमारा है, कुर्बानियों के दम पे ज़िंदा वतन हमारा है, फैला हुआ अमन रोशन चमन हमारा है, जिनके जतन से हमने ये आज़ादी पाई है, ऐसे शहीदों को सत सत नमन हमारा है, सत सत नमन हमारा है। और फिर देखिए हुब्बुल वतनी के हवाले से आप बात कर रही थी और फिर मेरे एक दोस्त था सलमान ज़फ़र, उनका एक शेर याद आ गया कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। तो यकीनन यही भारत है। और फिर वही कहा जाता है कि जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, है यही गीता में लिखा और कुरान में, दुश्मन के ज़ख्मों पे मरहम लगाना चाहिए। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उस पर आपकी तरफ से, अभी जो भारत में सिनेरियो चल रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है भारत, उस पर कुछ? देखिए अभी तो जो रिसेंटली हमने जो चीज़ें पाई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है। दुखदाई ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ अच्छी है या हर चीज़ गलत है,
देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आपको स्वीकार करना और नकारने के दोनों अधिकार आपको प्राप्त हैं। अब देखिए, दुर्भाग्य की बात ये है कि हम तो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बेटियां बैठी हुई और रो रही हैं, वो हमारे लिए सोचने का मुकाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी मार्केटिंग मत कीजिए, आप पूरी दुनिया के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन न कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को अगर अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो आज के दौर में दुनिया किसी की नहीं मानती। तो वही चीज़ है। लेकिन फिर आपने कहा तो मैंने भी 1-2 शेर कहे बेटी के हवाले से, मुझे याद आ गया ख़ासतौर पर अपनी बेटी की बात की, क्योंकि देखिए वो बेटियां जो हमारे देश के लिए हैं, अगर वो अपने अधिकारों की बात कर रही हैं तो सिंपल सी उनकी डिमांड है, हुकूमत को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तानाशाही का वो भाव दिखाई दे रहा है, उसको कम करना चाहिए। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो दुखदाई इसलिए भी होता है कि खुशी और गम को इकट्ठा करें कैसे, खुशी और गम को इकट्ठा करें कैसे, दोनों दिल घायल हैं दिखाएं कैसे। तो वही हाल है। आपने कहा तो अभी बेटियों के बारे में एक शेर है कि यूँ तो बेटे भी लुटाते हैं मोहब्बत मुझ पर, यूँ तो बेटे भी लुटाते हैं मोहब्बत मुझ पर, माँ भी करती है हर रोज़ सखावत मुझ पर, जल्द सो जाऊँ ये खाना है ये नहीं खाना, एक बेटी है जो करती है हुकूमत मुझ पर, एक बेटी है जो करती है हुकूमत मुझ पर। तो मैं भी आपके माध्यम से यही कहूँगा भाई, देखिए एक अच्छी संसद बनी और यकीनन स्वागत उसका होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर मुझे ये अधिकार प्राप्त है कि मुझे कोई बात अगर अच्छी न लगे तो मैं उसका विरोध करूँ, तो वो अधिकार कम से कम हमसे न छीना जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। भाई आर्टिकल 14 जो आपका है संविधान का अनुच्छेद 14 इसी बात की कहता है कि हर परिस्थिति में, आर्टिकल 21 में इस बात का, अनुच्छेद के 21 में यही कहा गया है कि अगर आपकी देश में इवन अगर राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है या आपातकाल की भी स्थिति आ जाती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपसे नहीं छीनी जाएगी और आर्टिकल 21 संरक्षित रखा जाएगा। ये तो भारत के संविधान ने कहा है। और दूसरी चीज़ जो अनुच्छेद 14 है वो यही कहता है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हक हैं, उसको कोई नहीं मारेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सोचिए कि आज जब इस तरह के परिप्रेक्ष्य पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा हो गए, ख़ासतौर पे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या आसपास अपनी कम्युनिटी के जो जैसा पाते हैं वो तो कहेंगे ही। और देखिए मैं आपसे कहता रहा हूँ कि आप अच्छा काम करिए, आपकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन जहाँ आप गलत कर रहे हैं तो आलोचना के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, एक आपने कहा तो मुझे एक कहानी याद आ गई कि एक अपने देश के एक प्रधानमंत्री गुजरे हैं, हम लोगों के कुल कवि थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका एक बार पाकिस्तान की यात्रा वो कर रहे थे और पाकिस्तान वो जाते हैं, अपनी यात्रा के दौरान वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे उस शायर से मिलना है जिसने कहा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वो उनकी एक पूरी गज़ल है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, और उन्होंने उसमें पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी बातें कही। लोगों ने कहा अरे सर वो जहाँ रहते हैं वो नक्सलाइट एरिया है, मैं गारंटी नहीं ले सकता आप जिंदा बच के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मैं लिख करके देता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ, स्वेच्छा से जा रहा हूँ, अगर मेरी जान जाती है तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप ले चलो। और उस आदमी का नाम फैज़ अहमद फैज़ होता है। बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं और जा करके और उस व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर ये साहस है कि आप जो है वो हुकूमत की आंख में आंख डाल के बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल तो बड़ा करना पड़ेगा। और जो कवि और शायर होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में जो पाता है वो ज्यों करते हैं वो कहता है। आपको मैं बताऊँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक सभा थी और हमने इसको किताबों में पढ़ा, और एक बार हरिओम जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चीफ गेस्ट थे और नागार्जुन उस वक्त का एक नौजवान कवि जो एकदम बेबाक बोलते थे, और नागार्जुन भी बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी आई बुलाने के लिए सबको, आप भी चलिए आप भी चलिए, अरे दाऊ चचा जो भी उस वक्त कहती थी चलिए कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। उन्होंने शर्मा शर्मी में कहा कि नागार्जुन से अरे आप भी चलिए। उन्होंने कहा मैं आमंत्रित ही नहीं, कहा चलिए। उनके इसरार करने पर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा अरे भाई आप भी चलिए, ये गए। और वो बंदा देश का प्रधानमंत्री वहाँ बैठा हुआ और माइक से ये कह रहा है पंडित नेहरू देश का कफन बेच बेच खाते हैं और जियरा जो है वो फूल फूल उतराते हैं, मतलब अपना पूरा जो है वो छाती पीट पीट करके दिखाते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं कि उस आदमी ने कहा, बड़ी बात ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सुना और स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को, अब आप सोचिए कि कविता और शायरी की जो शक्ति
शक्ति है वो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको याद हो, या जो लोग कभी संसद देखते होंगे, राज्यसभा या लोकसभा, तो उनको ये याद हो कि अभी पिछले बार जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़ी शख्सियत, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैठे हुए थे विपक्ष में कि उस वक्त शायद मुझे लगता है विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज जी, जो अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने एक शेर कहा और शेर का जवाब फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिर शेर के ही अंदाज में दिया। वजह क्या होती है कि सदन में वक्त की बड़ी तंगी होती है, तो बड़ी बड़ी बातें आदमी नहीं कह पाता, कोशिश करता है शेर के माध्यम से उस बातों को कहा जाए। और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी पार्लियामेंट्रियन होते हैं, खासतौर पर जो सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वो कोशिश ये करते हैं कि कम समय में इन्हीं कविता और शायरी का सहारा लेकर के अपनी बात को, समाज की बातों को रख दिया जाए। काफ़ी शेर व शायरी वहाँ भी चलती है, इसलिए तो कहते हैं। और आपने बताया कि अभी जो वाक्यांश बताया जवाहरलाल नेहरू जी का, तो हाँ ये है कि कहते भी तो हैं इसलिए कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। देखिए वो एक अजीब टाइप की घटना है। वो घटना ये है कि कहा यह जाता है कि एक कवि थे और वो जा रहे थे, वो भाई साहब पी करके एकदम टुन्न थे, मस्त थे, जैसा आपने कहा कि दिल टूटा होगा। वो जा रहे थे, इत्तेफाक से एक गटर पड़ा, उसी में वो गिर गए, और वो गटर में गिरे तो वो कहे क्या हो सकता है, तो उन्होंने एक शेर कह दिया कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। भाई वहाँ सूरज तो पहुँचता नहीं है गटर के अंदर, अब उसी को प्रसंग लोगों ने बना लिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं और कविता और शायरी में सब चीज़ें निकल के आती हैं। अच्छा, अभी आपने माँ पे काफ़ी शेर और शायरी करी, बहन पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वाक्यांश सुनाए, लेकिन प्रेयसी पे अब कुछ ऐसा हो जाए ताकि माहौल जो है थोड़ा और अच्छा होए, तो उसके लिए एक प्रेयसी पे आपकी तरफ से। देखिए, इश्क और मोहब्बत की बात जो आपने कही है, इश्क और मोहब्बत बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बड़ा मुश्किल काम इसलिए होता है कि वहाँ पर महबूब से जो बातें करनी है उसके लिए तो गज़ल का सहारा लेना पड़ता है। मिन्नत गोरखपुरी जी इससे गुजर चुके हैं या नहीं? यकीनन देखिए, दुनिया में कौन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मोहब्बत है क्या चीज़। पहले आप ये समझिए कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत एक भाव होती है जो उत्पत्ति होती है, जो किसी से होती नहीं है। लोग कहते हैं मोहब्बत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं मोहब्बत अपनी माँ से भी तो कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत अपनी बेटी से भी तो कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत अपने बाप से भी तो कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत अपनी बीवी से भी तो कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत किसी लड़की से भी तो कर सकता हूँ, मैं अपने माशूक से भी कर सकता हूँ। मोहब्बत है। मोहब्बत को जो आज के लोग हैं वो नाम देकर बदनाम करते हैं। मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत अगर आपको देखनी है तो हीर और रांझा की देखिए, मोहब्बत अगर आपको देखनी है तो लैला और मजनू की देखिए। मोहब्बत जो है वो क्या है? मोहब्बत एक तरह का एक ऐसा लगाव है कि जिसमें इंसान मुंह से नहीं बोलता है, भावनाओं से बातें समझी जाती हैं। और आप देखिए, अगर उसका माशूक रो रहा होता है तो उसके जहन में ये बात आती है कि आखिर वजह क्या है, वो वजह तलाश करने के लिए तो इश्क है क्या। मतलब वो राना कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आप बीमार हैं तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अरे हुस्न वालों से कहो एक दिन की छुट्टी दें हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। और मैंने एक शेर और कहीं पढ़ा था कि क्या बताऊँ तुझसे तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊँ तुझसे तुमको मेरा यार कैसा है, वो चाँद जैसा नहीं चाँद उसके जैसा है। तो वही चीज़ें हैं, मोहब्बत ऐसी। अच्छा, एक बात बताइए, ये आशिक मिजाज जो भी लोग होते हैं, जो भी लिखते हैं, चाँद पे ही क्यों लिखते हैं? असल में देखिए, चाँद की जो खूबसूरती है, चाँद के अंदर एक क्वालिटी है, शायद आपने देखा होगा कि चाँद कभी किसी को परेशान नहीं करता है। रात में जब कभी चाँद निकलता है, कितनों भी वो हो जाए, चाँद को दोनों मजहबों में पवित्र भी माना जाता है। हम चाँद देखकर ईद मनाते हैं, आप चाँद देखकर करवा चौथ मनाते हैं। वहीं सूरज की ये प्रवृत्ति नहीं है। सूरज का काम है, जितना सूरज चमकता है उतनी आपको रोशनी देता है, लेकिन चूँकि पवित्र भी माना जाता है और इंसान ये कोशिश करता है कि भाई इसको तो हम नंग आँखों से देख सकते हैं और अपने आसपास पाते हैं, इसलिए आदमी कोशिश ये करता है कि भाई हम चाँद पे ही कहें। सूरज पता नहीं, हम तो दूर से देख रहे हैं, वो आँख का अंगारा है, गोला है, क्या है उसकी, तो हम उस बारे में सोच भी, तसव्वुर भी इतना भयानक होता है, तो लिखे कहाँ से। आँखों को शीतलता भी देता है, दैट्स व्हाई मुझे भी लगता है। अच्छा, अभी आपने इसकी बात करी है, अभी श्रृंगार रस पे भी अगर बात करें तो श्रृंगार रस में आपका कौन सा लिखा हुआ जो आपको बहुत पसंद है? ये गज़ल है मेरी कि आपको सुना देता हूँ। कभी मौका होता है तो बड़े मंचों पर अक्सर जो बड़े शायर होते हैं वो सुनते हैं कि ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना, कोई ना कोई मुहूर्त संभाल कर रखना। ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना, कोई ना कोई मुहूर्त संभाल कर रखना। हर एक से मांग कर शर्मिंदगी ना हो तुमको, तुम अपनी सारी ज़रूरत संभाल कर रखना। और खुदा के बंदों ने कितने खुदा बना डाले,
खुदा के बंदों ने कितने खुदा बना डाले, तुम अपने दिल की ये मूरत संभाल कर रखना, और ये कह दिया कि मैं तेरे ही काम आऊँगा, मुझे बावक्त ज़रूरत संभाल कर रखना, मुझे बावक्त ज़रूरत संभाल कर रखना। तो वही है। और आपने कहा तो एक फिर मुझे गज़ल याद आ गई कि किसी के खुश्क लबों की मैं प्यास हो जाऊँ। अब देखिए वो सुनने वाला तसव्वुर कर सकता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि किसी के खुश्क लबों की मैं प्यास हो जाऊं, अगर वे चुप रहे तो मैं भी उदास हो जाऊं, तुम्हारे दर्द सुनूं और मैं रहूं खामोश, ज़रूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं, ज़रूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं, और मेरे करीब से मुंह फेर कर ना जाना, कहीं ना ऐसा हो मैं बदहवास हो जाऊं। और देखिए उसका दुआहिया जुमला इस्तेमाल किया है कि गरीब बच्चों की खातिर मुझे वे दौलत दे, कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं, कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं, और कभी वे नंगे पाँव चले लान में मिन्नत, तो मैं उसके लिए सब्ज़ घास हो जाऊं, तो मैं उसके लिए सब्ज़ घास हो जाऊं। अच्छा, ऐसी परंपरा अब लोगों के अंदर बहुत कम ही बची है कि आपने बताया कि वो नंगे पाँव चले और मैं सब्ज़ घास हो जाऊं, तो ये बड़ी कम लोगों के अंदर अब बची हुई है। सर, आप भक्ति पे भी काफ़ी कुछ सुनाते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं आपके भक्ति रस की कविताएं, तो एक दो स्टेंज आपको सुनाता हूँ। एक शेर मेरा है, सुनिएगा। कि अभी हुआ था कि सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ, सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ, भगवान श्री राम का जिक्र होता है हनुमान के नाम साथ, हनुमान के नाम के साथ। और एक शेर और सुनिएगा कि मैं आपको बताऊँ कि आपने अभी जैसा कि जिक्र किया कि भाई प्रोफेशनल भाई हमने एमटेक कर रखा है, तो हमसे लोग कहते हैं भैया नौकरी वोकरी क्या करो, क्या कविता और शायरी के चक्कर में पड़े हुए हो, देखो आदमी मर जाता है कुछ मिलता नहीं है। और तो मैंने उनसे एक जवाब दिया था, तो एक शेर मुझसे हुआ था, शायद ऊपर वाले ने कहलवा दिया, बड़ा अच्छा शेर हुआ। सर कभी ऐसा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं तो वो भी सुनते हैं कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, और हमारी रोज़ी का कुछ इंतज़ाम है कि नहीं, हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है, तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं, तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं। और यकीनन कहीं ना कहीं जो शक्ति, श्रद्धा और भाव होता है, तो मैं तो यही जानता हूँ कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए। आप जिस मज़हब के अनुयायी हैं, यकीनन आप उसके प्रति अपना 100% दें, 100% आप उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, लेकिन दूसरों के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। प्रेम तो सबके लिए होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रेम किसी एक से बंध के नहीं होता, प्रेम किसी से भी हो सकता है। आप अपनी माँ से, बहन से, दोस्त से, भाई से, प्रेम किसी से भी हो सकता है और कर भी सकते हैं आप। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM का स्टूडियो आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतनी सारी कविताएं कहने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए मैं बिल्कुल एक शेर से अपनी बात कहूँ कि आपको मैं तो पहली बार आपसे मिला और आपकी बातें लगी, तो मुझे भाई सिकंदर भाई का मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि यहाँ तक ले आए। सरिता जी से जिक्र भी हो रहा था, मैं कहूँ भी मैं तो वही समझ पा रहा था, और जहाँ तक मैं लाउड स्पीकर को देख समझ पाया, तो मैं एक शेर कह दूँ आपकी इस लाउड स्पीकर के लिए कि जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। जिस तरह आप हर आदमी को जो है वो अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लोग जाने पहचाने, और मैं यही कहूँगा कि चरागों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन इंटरव्यू करके आपके साथ बहुत मज़ा आया, क्योंकि देखिए रियलिटी बहुत कम जगह निकल के आती है, और मैं आपको बताऊँ कि बहुत कम ऐसा मौका होता है जहाँ पे अनस्क्रिप्टेड हम लोग बैठते हैं। वरना आज के ज़माने में तो हर कोई स्क्रिप्टेड बैठता है और कहता है यही कि भैया उतना ही पूछिएगा जितना हमने कहा है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि लाउड स्पीकर ऐसा नहीं है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं वही समाज में आनी भी चाहिए, और यकीनन ये बड़ी ही अच्छी बात है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ गो हूँ कि लाउड स्पीकर दिन दुगुनी और रात चरगुनी तरक्की करे, और ऊपर वाला इसको और समृद्धि दे और ये युवाओं को और अवसर प्रदान करे। बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सर का नाम है मिन्नत गोरखपुरी। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में सर का बहुत बहुत आभार है कि सर हमारे यहाँ आए और इतनी सारी कविताएं किए। सर थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी वोकल फॉर लोकल बनिए। लाउड स्पीकर 90 FM की ये मुहिम है कि हम गोरखपुर के जितने भी कलाकार हैं उनको एक मंच दें, ताकि वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो उनके लिए जो उनका अपना हो।
तो अगर आप भी किसी कला से वास्ता रखते हैं तो आपके लिए लाउड स्पीकर 90 FM के द्वार खुले हुए हैं। और लाउड स्पीकर 90 FM के इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मैं ना भी ये भूलें। कहूँगा कि भाई ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे और अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिले। हालांकि हम लोग इतना अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन और अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिले। और लाउड स्पीकर वालों का वादा है कि अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे। तो आप सुनिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर इस कॉलम को देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे लोगों को ये बुलाते हैं। बहुत धन्यवाद। तो इनकी कविताएं, गोरखपुरी जी की कविताओं पे जो भी आपके कमेंट्स हैं आप नीचे कर सकते हैं। सर ने ओपन कमेंट कर रखा है कि आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे भी उसमें कोई भी कमियां हो या फिर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।